टेंस पढ़ रहे थे हम लोग ना। आवाज कम करो, बहुत आवाज। टेंस टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में दो टेंस आपका बचा हुआ था और कम थोड़ा सा। दो टेंस आपका बचा हुआ था, बस ठीक है। दो टेंस आपका बचा हुआ था कि एक ही टेंस, फ्यूचर पूरा बचा हुआ है क्या? फ्यूचर में इंडेफिनिट पढ़े थे आप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका तीन आज आपको पढ़ना है। आज आपका टेंस हो जाएगा फिनिश। तो चलिए हम बात सबसे पहले करते हैं किसकी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब है कि अगर कोई सेंटेंस आपको लगे ऐसा जैसे प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, तो क्या अर्थ है उसका? उसका मतलब है कि कोई काम प्रेजेंट में जारी था, जारी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम पास्ट में जारी था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम फ्यूचर में जारी होगा। इसको कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात अगर करें स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट के बाद विल लगेगा और शैल लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे? बी लगेगा, उसके बाद B4 लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल और शैल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करेंगे आप? इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए जरा सेंटेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल और शैल क्या यूज करता है? यूज की बात कर रहे हैं। पहला नंबर यूज देखिए, इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा। इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा। किसी कार्य के फ्यूचर में जारी होने की बात का बोध होगा। कोई कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा। कैसे जारी रहेगा फ्यूचर में? उनकी बात जरा देखिए। फ्यूचर में जारी रहेगा, हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं कैसे जारी रहेगा। देखिएगा, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली this time tomorrow. He will be going to Delhi this time tomorrow. कहता है वह इस समय कल दिल्ली जाता रहेगा। वह कल इस समय दिल्ली जाता रहेगा। अब जरा देखिए, कल इस समय उस जाने का काम होता रहेगा, यानी फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, आई शैल बी रीडिंग ए नॉवेल। मैं एक नॉवेल पढ़ता रहूंगा। ठीक, मैं एक नॉवेल पढ़ता रहूंगा। आई शैल बी रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ता रहूंगा। यहां पर नॉवेल पढ़ता रहूंगा, इसकी जो बात किया उसने कि मैं एक नॉवेल पढ़ता रहूंगा, इसमें क्या कह रहा है? फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? तो ये बोध करेगा कि कोई काम फ्यूचर में जारी रहेगा। इसका एक और भी प्रयोग होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक और प्रयोग भी होता है।
जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आप हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस बोलते हैं ना, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अभी तुम्हारी मां घर पर क्या कर रही होंगी, आप कहिएगा मेरी मां अभी आराम कर रही होंगी, मेरी मां अभी खाना पका रही होंगी। आपने कब की बात की? क्या फ्यूचर की बात की कि प्रेजेंट की बात की? लेकिन आपने लगाया तो रही होगी। इसका मतलब हो गया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये प्रेजेंट का भी बोध करेगा लेकिन संभावना बोध करेगा। तो आप देख तो रहे नहीं हो। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में जारी आपको लगे, कन्फर्म है किसी काम के प्रेजेंट में जारी होने का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर संभावना है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वह खेल रहा है, कन्फर्म है, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह खेल रहा होगा, संभावना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रही है? दोनों प्रेजेंट के टाइम का ही बोध कर रहा है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्योंकि कन्फर्म है। वह पढ़ रहा होगा यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्यों? संभावना है। इसका मतलब हो गया कि यूज नंबर दूसरा भी जरा देखिए, यूज नंबर 2 देखिए। इससे किसी कार्य के वर्तमान में होने की संभावना का भी बोध होता है। इससे यह भी बोध होता है कि कोई कार्य के होने की संभावना है, किसी कार्य के वर्तमान में होने की संभावना का भी बोध होता है। इसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। संभावना भी कह सकते हैं आप। अब जैसे देखो, अगर आप किसी के लिए कहो ही विल बी स्लीपिंग नाउ, हिंदी बोलो, ही विल बी स्लीपिंग नाउ, बोलो हिंदी। वह अभी सो रहा होगा। अभी की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन संभावना है। दे विल बी प्लेइंग नाउ, क्या मतलब है? वह अभी खेल रहा होगा। यानी कब की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट के कि फ्यूचर की? टेंस कौन सा है? फ्यूचर। और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। यही अंतर है टाइम और टेंस के बीच का। ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। सबसे अच्छा बात तो यह है कि आप लोग क्वेश्चन समझते हैं, ये हमको बहुत खुशी है। और अभी हम जितना बैचेज पढ़ाते हैं उसमें ज्यादा समझते हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों का विशेषता तो है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आपका बेस भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो ये होता है कि कुछ भी कह रहे हैं उसको कुछ पहले ही नहीं पढ़ रहा है। वो कहता है सर अंग्रेजी बहुत टफ है, हम उसको ज्यादा इजी करके पढ़ाने की कोशिश। अब देखो हम तुमको हिंदी में समझा करके इजी करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हमें नहीं कि इंग्लिश को इंग्लिश के टाइप पर पढ़ा रहे हैं, हम तुमको ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। तो हम इस तरीके से पढ़ाने को, इसलिए ये अच्छी चीज है। और हम आपको बार बार एक बात कहते हैं, फिर से कह रहे हैं, तैयारी बेटा आप सब चीज की कर रहे हो, इसे फोकस आपको केवल एक चीज पर नहीं करनी है। आपको एसएससी की रेगुलर वैकेंसी है, एकदम रेगुलर वैकेंसी है। एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इसकी 3 की वैकेंसी रेगुलर आती रहती है हर एक साल। ये भारत सरकार का यूपीएससी के बाद अगर कोई भारत सरकार का सबसे बड़ा नौकरी है तो एसएससी है। एसएससी का सीजीएल यूपीएससी के बाद वही है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर मान लो सीजीएल नहीं निकला तो सीएचएसएल निकलेगा, नहीं निकला तो एमटीएस निकलेगा। देखो एमटीएस भी ग्रुप डी है और आप रेलवे का भी ग्रुप डी भरते हैं, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है।
आप एक बार एसएससी का ग्रुप डी एमटीएस देके देखो और आप उसका जॉब ले लो, फिर देखो तुमको कितना आराम का नौकरी है। रहोगे एकदम लगेगा जैसे ऑफिसर का जैसा काम कर रहे हैं ऑफिस में। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी एमटीएस करके हैं। अच्छा इतना ही नहीं है, एमटीएस करके गया और अब तो वो क्लर्क हो गया। गया अच्छा एमटीएस करके भी जाओगे ना, अगर तुमको कंप्यूटर आता है और पूछेगा तुमसे, अगर तुमको देखेगा कि आप एमटीएस करके आए हैं लेकिन अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, हर किसी को आता है, तो आपको फाइल का काम दे देगा, लो इसको टाइप करो, है ना, फाइल का काम मिल जाएगा। एकदम ऑफिस, और कैसा ऑफिस? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस बिहार सरकार के ऑफिस के जैसा नहीं है। एकदम बड़का एकदम सेंट्रली एसी रहेगा, एकदम अब बैठ के काम करो एकदम एसी में, मस्ती में, गर्मी जाड़ा बरसात शाम में, क्या एकदम बढ़िया से, टाइम भी बढ़िया, सैलरी भी बिहार सरकार का सैलरी हो सकता है ये महीना का वो महीना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी एसएससी का, 31 का महीना 30 को आ जाएगा अकाउंट में पैसा। 30 तारीख को रात में, 31 को शाम होते होते आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, बेहतर नौकरी है उससे, है ना, इसलिए जो रास्ते में मिल जाए उसको ले लेना है। हम ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा अभी देखो रेलवे की वैकेंसी तो आने ही वाली है, जब कभी भी आए, अब देखो कब आता है, ये हमारे भारत सरकार के ऊपर निर्भर है। कहां वर्ब और कहां ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हर में बताते हैं हम तो आपको। हम क्या बताते हैं, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये तो हम सब में बताते हैं कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लगाएंगे, वर्ब के बाद लगाते हैं। देखो इधर ये हो गया। देखो अभी बिहार सरकार की वैकेंसी आने वाली है, दिसंबर तक बिहार सरकार की भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। जैसे आपको एक वैकेंसी आ रही है, बड़ी सी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में, उसमें आप लोगों का नर्स की भी वैकेंसी है, बाकी की वैकेंसी, क्लर्क की भी वैकेंसी है, सब मिलाकर लगभग 70,000 वैकेंसी आने वाली है, 70,000 के आसपास। लेकिन आप लोगों के लायक कितना होगा सबका अलग अलग है। तो कुल वैकेंसी है, बिहार सरकार के भी और भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप तैयारी में रहिए। जो भी आ जाए सामने भर देना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि सीजीएल आ जाए तो नहीं भरना है, नहीं, सीएचएसएल आ जाए तो नहीं भरना है, एमटीएस आ जाए तो नहीं भरना है, एकदम तैयारी में रहना है, क्योंकि इतना ही काम वहां भी करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो इधर, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। देखो इधर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल और शैल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल और शैल सब में लगेगा ही। और ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट। और आप जितना परफेक्ट अभी तक देखे हैं सब में हैव लगता है ना, तो यहां भी हैव लगेगा। विल और शैल के बाद क्या लगाइएगा, विल और शैल के बाद आप हैव लगाइएगा, हैव। इसमें याद रखना है, इसमें हैज नहीं लगेगा, केवल हैव लगेगा। और उसके बाद भी3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होगा। अब जरा संडे देखिए कैसा होगा, संडे तक देखिए यूज कैसा होगा। नंबर 1, इसके भी 2 यूज हैं। इससे बोध होता है कि कोई कार्य, सेंटेंस का हिंदी नहीं कर पाते हैं, देखो जरा, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप सेंटेंस का हिंदी करना सीखिए, क्योंकि उसका कोई टेक्निक नहीं है। इससे बोध होता है कि कोई कार्य
फ्यूचर में दिए गए समय तक समाप्त हो चुकेगा। इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में दिए गए समय तक समाप्त हो चुकेगा। दिए गए समय तक क्या हो जाएगा? समाप्त हो चुकेगा। इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। एक समय दिया रहेगा, जैसे मैं शाम तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। देखो शाम तक लिखा हुआ है ना, तो ऐसा अगर सेंटेंस रहेगा तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड, नोट कर लीजिए, फिनिश्ड, फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग। मैं शाम तक इस कार्य को समाप्त कर चुकूंगा। यहां पर बाई का अर्थ होगा तक, यहां पर बाई लगा रहेगा जिसका अर्थ होगा तक। जब भी अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में बाई के बाद टाइम दिया रहे, बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग, बाई टुमारो, बाई 5 o'clock, समझ लो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। समझ लो ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट का है। ऐसा ही सेंटेंस होगा। एक और सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस देखिए, you will have met me by next week। क्या अर्थ है? तुम मुझसे अगले सप्ताह तक मिल चुकोगे। यानी तुम कब मिल चुकेगा हमसे? अगले सप्ताह तक। इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब है कि कोई काम फ्यूचर में दिए गए सप्ताह, दिए समय तक समाप्त हो चुकेगा। दूसरा देखिए, इससे यह भी बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में ही समाप्त हो चुका है। ऐसी संभावना है। अब देखो क्या कहता है, कोई काम पास्ट में ही समाप्त हो चुका है, इस बात की संभावना है। कार्य के पास्ट में ही समाप्त हो जाने की संभावना है। काम समाप्त हो चुका है, पास्ट में लिखते हैं, फ्यूचर में हो गया। क्या अब पास्ट में लिख रहा है, क्या फ्यूचर में? अभी क्या था? काम संभावना था, प्रेजेंट में चल रहा है, संभावित लिख रहा है फ्यूचर में। अब जैसे हम कहते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ट्रांसलेशन में पढ़े थे ना, ये कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा। अगर हम आपसे कहें कि तुम लोग ताजमहल देख चुके होगे, फ्यूचर परफेक्ट है, और अर्थ क्या निकलता है? देख चुके होगे, तो अर्थ तो पास्ट का निकल रहा है, लेकिन टेंस को कर रहे हैं फ्यूचर का। नहीं, तुमने गांधी जी के बारे में सुना होगा, सुना होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन टेंस कौन सा लिख रहे हैं? ये फ्यूचर टेंस लिख रहे हैं, लेकिन टाइम कर रहे हैं पास्ट का। इसी की बात मैं कर रहा हूं। तो देखिए जरा सेंटेंस,
You will have seen the ताजमहल, तुमने ताजमहल देखा होगा। You will have seen the ताजमहल, तुमने ताजमहल देखा होगा या तुम ताजमहल देख चुके होगे। He will have returned, बोलो मीनिंग क्या है? He will have returned, क्या मीनिंग है? वह लौट चुका होगा। कैसा सेंस है? प्रेजेंट का कि पास्ट का कि फ्यूचर का? पास्ट का। लेकिन टेंस कौन सा? फ्यूचर। टेंस है फ्यूचर और टाइम है पास्ट। ये आपका दो इसके यूजेज हैं फ्यूचर परफेक्ट के। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसको हटा दें, चलो लिखते हैं आपका लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर कोई बोल सकते हैं? बोलिए तो। सब्जेक्ट प्लस, चलो विल और शैल। उसके बाद बोलो करेक्ट, हैव बीन। हाँ बीन लगेगा इसमें, हैव बीन। उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और टाइम दिया हो सकता है ना, तो क्या लगेगा? सिंस या फॉर। ध्यान रखना इसमें सिंस नहीं लगता है और सिंस की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फॉर लिखा हुआ है, फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और क्या बोध होगा? इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में लंबे समय तक रखे या लंबे समय से जारी रहेगा। इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में लंबे समय से जारी रहेगा। किसी कार्य के फ्यूचर में लंबे समय से जारी होने की बात का बोध होगा तो हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बढ़ाते हैं थोड़ा ऊपर। देखिए एक सेंटेंस, he will have been reading for 3 hours। बोलो हिंदी बोलो जरा। वह 3 घंटों से पढ़ता आ रहा होगा ना, फ्यूचर में कोई कंटिन्यूटी है। वह 3 घंटों से पढ़ता आ रहा होगा। They will have been playing from, और लिख देते हैं मॉर्निंग। They will have been playing from morning। क्या अर्थ है? वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे। वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे। They will have been playing from morning।
दे विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, वे लोग सुबह से खेलते आ रहे होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप इनका प्रयोग करेंगे। चलिए, क्लियर हो गया। यहां आपका फ्यूचर टेंस खत्म हो गया, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों का तीनों टेंस, चारों उसके भेद, 4 तिया 12 का 12 टेंस आपका हो गया समाप्त। अब हम टेंस के बारे में एक विशेष बात आपको बता रहे हैं, नोट कर लिया इसको। अब हम टेंस के बारे में एक विशेष बात बता रहे हैं, यह है आपका, हम अलग से एक बात बता रहे हैं, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में टेंस का क्रम। जब दो सेंटेंस एक साथ जुड़ जाए, मान लो दो सेंटेंस एक साथ, तो उसमें क्रम कैसा होगा सेंटेंस का, उसके टेंस का क्या क्रम होगा, है ना, इसी को हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। तो एक बात जरा देख लीजिए, जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मुख्य वाक्यांश, जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में लिखा जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जिसको हम कहते हैं सहायक वाक्यांश, जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में लिखा जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी सहायक वाक्यांश को भी पास्ट टेंस में ही क्लास 30 का पूरा वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया था, है ना, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसे गड़बड़ है उसका। जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य वाक्यांश पास्ट टेंस में लिखा जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सहायक वाक्यांश को भी पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। ये हमारा एक नियम है। क्या कह रहा है जरा इसको समझिएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम इसको समझाते हैं जरा। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों क्लॉज कैसा होता है पहले ये जानिए। प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहते हैं मुख्य वाक्यांश और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको कहते हैं सहायक वाक्यांश। अब ये दो बात को हम आपको पहले समझाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कैसे पहचानिएगा, जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एज सून एज आई saw a tiger, as soon as I saw a tiger, I ran away। इसमें दो सेंटेंस आपको दिख रहा है,
पहला सेंटेंस कौन है और दूसरा सेंटेंस कौन है? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक मुख्य वाक्यांश है, एक सहायक वाक्यांश है। अब हिंदी करके देखो। ज्यों ही मैंने एक बाघ को देखा, अब इतना कह के आप चुप हो जाइए। ज्यों ही मैंने एक बाघ को देखा, इतना कह के अगर आप चुप हो जाइए तो बाकी लोग क्या करेगा? तुमको देखेगा नहीं। अगर मान लो कहीं पर आप कहो जो ही मैंने एक बाघ को देखा, इतना कह के आप चल दीजिए तो पीछे पीछे आवेगा, पकड़े पीछे धोल, बोला आगे क्या हुआ। इसका मतलब है कि ये वाक्यांश ऐसा है जो कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सहायक वाक्यांश। इसमें सहायक वाक्यांश कौन हो गया? ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका मीनिंग अधूरा नजर आए, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। जिसका अधूरा अर्थ है, तो एज सुन आई सॉ ए टाइगर, जो ही मैंने एक बाघ को देखा, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने भागना शुरू किया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। जो बच गया उसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये तो पहचान के लिए मैंने आपको बताया। अब हमारा जो रूल है उसके अनुसार जरा देखेंगे। पहले तो इसको जरा जान लीजिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं। देखिए हम अगला एक सेंटेंस ले रहे हैं। I went to market because I have to buy some books। इसमें आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, तो ये है आई वेंट टू मार्केट, अपने आप में कंप्लीट है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है जी। अब जरा हम रूल पर थोड़ा आते हैं। अब थोड़ा हम रूल पे आते हैं। रूल क्या कह रहा है सुनो। रूल कहता है कि जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य वाक्यांश यदि आपको पास्ट टेंस में नजर आए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी क्या करना है? पास्ट में ही लिखना है। अब चलो बढ़ो इसको देखो। प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है? यहां पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी किस टेंस में लिखेंगे? क्या यहां पास्ट टेंस है? देखो तो नहीं है ना, यहां हैव लगा हुआ है, नहीं है पास्ट टेंस। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया और एरर क्या हो गया? हैव को क्या करेंगे? हैड कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यही रूल कह रहा है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। दूसरा कोई भी टेंस में आप उसे लिख नहीं सकते। हाँ, केवल एक ही शर्त है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा तो उसका टेंस नहीं बदलेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस नहीं बदलेंगे। इसलिए इसमें हैव को हैड करके सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट होगा। एक और सेंटेंस देखिए। देखिए, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू द सिनेमा। अब जरा देख लो जरा सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज कहां है? यही है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज।
सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? ये है। प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में है? प्रेजेंट में। क्या ये सेंटेंस सही है? इसको करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट करके इज को वाज कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द सिनेमा। बोलो रे बालक, ठीक ना? कोई कंफ्यूजन है किसी को? उधर पास्ट रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही लिखेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ रहे तो काम नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ के टेंस का चेंज नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए आप, नोट करके। यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के टेंस का चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के टेंस का चेंज नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ इज, मान लो हम यहां करते हैं द अर्थ वाज राउंड, तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि टीचर ने क्या कहा? पृथ्वी गोल होता है, और क्या कर दिया? वाज लगा दिया। क्यों लगा दिए? क्योंकि इधर पास देखे तो उधर ही पास कर दिए। नहीं चेंज होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए वाज का चेंज नहीं होगा। या इजी लिखना पड़ेगा। इसका टेंस चेंज करके आप नहीं लिख सकते हैं द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। आगे बात समझ में? ये हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ टेंस। एक और बात नोट करके लिखा रहे हैं, लिखो। कंडीशन और टाइम बताने वाले क्लॉज यानी सेंटेंस का लीजिए को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं। कंडीशन और टाइम बताने वाले क्लॉज को, कंडीशन और टाइम बताने वाले क्लॉज को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं। जिससे कंडीशन का बोध हो जाए, जिससे टाइम का बोध हो जाए, उसको आप फ्यूचर में कभी नहीं लिखिएगा। एक सेंटेंस देखो, वेट हेयर until I shall return। जरा देखना ध्यान से, हिंदी करके देखो। कहता है यहां इंतजार करो, जब तक मैं न लौटूं तब तक इंतजार करो। क्या बता रहा है? टाइम दे रहा है ना। कब तक इंतजार करना है? मेरे लौटने तक। टाइम दिया। इसको कौन सा क्लॉज बोलेंगे? ये टाइम क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? और नियम क्या कहता है? टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां फ्यूचर हो गया ना, तो ये गलत हो गया सेंटेंस आपका। ये सेंटेंस गलत हो गया, और इसको करेक्ट करने के लिए क्या कीजिएगा? शैल को हटा दीजिए। तो वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न ऐसा लिखिएगा। वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न। इसमें शैल का प्रयोग गलत होगा,
क्योंकि टाइम क्लॉज में कभी भी शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, भूल के भी नहीं। कहां चढ़ने देखो, इफ यू विल लेबर हार्ड यू विल गेट सक्सेस। कहता है यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इसमें यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, ये कंडीशन दिया ना आपको। सफलता का कंडीशन क्या है? कड़ी मेहनत करना, यानी कंडीशन है। और मैंने क्या कहा, जिससे कंडीशन का बोध है उसमें फ्यूचर का टेंस। तो हम यहां पर से विल को हटा देंगे तब करेक्ट होगा, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इफ यू लेबर हार्ड कहेंगे, इफ यू विल लेबर हार्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर के सेंटेंस में कभी भी क्या कर रहे हैं, क्या सेंटेंस, कंडीशन के सेंटेंस में और टाइम के सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर का सेंटेंस नहीं लिखते हैं। यहां आपको पूरी तरह से टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस हमने आपको पढ़ा दिया। ये हो गया राम राम, ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। ठीक है, समझा कि नहीं समझा इसको? गुड। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर क्या होगा मालूम है? इसके बाद पढ़ाएंगे वॉइस, क्या पढ़ाएंगे? और उसके बाद नरेशन। क्या क्वेश्चन? हाँ, इसका क्वेश्चन कराएंगे, इसका पहले क्वेश्चन करा लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।